तो अब जेनोस और जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर आया था, जहाँ पर उसे मिलने 3 स्लम की वे बॉसेस आई होती है। लिंगा बताती है कि उसकी काफी सारी वेयरवुल्फ बुरी तरीके से घायल है और लगभग आधी ऑर्क्स भी सीरियसली इंजर्ड है। जेनोस उनकी बातें सुनने के बाद बोलता है, जहाँ तक कि मैं इस गोलम को देख पा रहा हूँ, ये मुझे आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म लग रही है। लोवी बताती है कि इसकी ऑक्स ने बताया था ये जो गोलम है ये स्लम्स के अंदर से आ रहा था। जेनोस सस्पेक्ट करता है कि अंडरग्राउंड गिल्ड ने ये सब करा है, लेकिन अभी सामने मुसीबत खड़ी थी और जेनोस को कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो वो उन लोगों को बोलता है, जाओ जाके जल्दी से सारे के सारे इंजर्ड लोगों को मेरे पास लेकर आओ, और हाँ, इस हेल्प का तुम्हें काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। अब आसपास काफी सारे लोग आ जाते हैं और ये सारे लोग काफी इंजर्ड थे, तो जेनोस हाई हील का इस्तेमाल करता है और आसपास पड़े सभी इंजर्ड लोगों को एक ही पल में ठीक कर देता है। तभी हम देखते हैं दूर खड़ा पहाड़ पर एक बंदा जेनोस की इस हीलिंग मैजिक को देख रहा है, और यही बंदा है जिसने की गोलम को इन स्लम्स में छोड़ा है। अब जेनोस शांति से बैठ जाता है। तो चलो, सारे लोग हील हो चुके हैं, अब बस एक मुसीबत रह गई है, ये गोलम। ये भी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। कार्मेलिया बताती है, गोलम जब तक नहीं रुकते जब तक कि वो अपने ऑर्डर्स को पूरा न कर ले, और जैसा कि मैं इसे देख पा रही हूँ, इसका ऑर्डर होगा डिस्ट्रॉय द स्लम्स। ये जब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय न कर ले तब तक नहीं रुकने वाला है। जेनोस बोलता है, अरे नहीं यार, अब मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। कार्मेलिया बोलती है, अगर तुम उससे फाइट करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें वॉर्न कर दूं। गोलम के पास होती है एक कोर जो कि माना स्टोन से बनी होती है, और वे माना स्टोन्स मिलते हैं डीमन किंग के कैसल में। तो जाओ जाकर उसके उस माना स्टोन को तोड़ दो ताकि वो गोलम रिलीज हो जाए। तो जेनोस उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। वो इस गोलम का काम तमाम करेगा, साथ ही साथ तीनों बॉसेस भी उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। अब ये लोग उस गोलम के आगे जाते हैं और गोलम भी इन्हें नोटिस कर लेता है। जेनोस इन तीनों को बोलता है, जोफिया जाओ जाकर हमला करो, मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगा। और फिर जब ये लोग दौड़ रहे होते हैं तो जेनोस इनके ऊपर एजिलिटी बूस्ट नाम का ये स्पेल कास्ट करता है, और ये लोग फील करते हैं कि इनकी फीट काफी ज्यादा लाइट हो चुकी है और अब ये काफी तेजी से दौड़ पा रहे हैं। जेनोस उनके ऊपर 3-4 बफ्स और लगाता है और ये लोग बिल्कुल किसी मॉन्स्टर जितने पावरफुल हो जाती है। इनके एक ही अटैक में गोलम गिर गया था, लेकिन गोलम जाने जाते हैं अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी की वजह से, तो वो जल्दी से ही रीजनरेट हो जाता है और लिंगा को काफी दूर फेंकता है। सभी को लगा था लिंगा का तो काम तमाम हो गया, लेकिन लिंगा को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि जेनोस ने उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करा था। अब जोफिया और वे दोनों उस गोलम के साथ लड़ने लग जाते हैं। जेनोस उन्हें अच्छे से बैकअप दे रहा था। वे लोग बार बार उस गोलम को डैमेज करते हैं, लेकिन हर बार वो रीजनरेट हो रहा था। तब जेनोस बोलता है, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, ये रीजनरेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो जाओ जाके इसके पैर काट दो। और जोफिया और लिंगा ऐसा ही करती है, जिसके की बाद वो गोलम गिरने लगता है। लेकिन तभी जोफिया बोलती है, अबे ओए डॉक्टर, वहाँ पर एक बच्चा बचा हुआ है क्या? अरे नहीं, मैं टाइम पर नहीं पहुँच सकता। और तभी वहाँ पर उस बच्चे पर गोलम गिर जाता है, लेकिन जेनोस देखता है इस गोलम ने उस बच्चे को बचाया है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव हर चीज को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि है जेनोस के साथ फाइट करना। और वो पहाड़ पे खड़ा इंसान भी जाने लग जाता है और बनी मन बोलता है, जेनोस तुमने एक और बार विक्ट्री क्लेम कर ली, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब उस गिरे हुए गोलम को जेनोस स्कैन करता है और बोलता है, इसके मैजिक स्टोन दिल के पास है, हमें अब वहीं पर हमला करना होगा। और हम देखते हैं थोड़ा फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पर एस्टन उस बंदे के पास गया था क्योंकि उसे जेनोस के साथ बदला लेना था, लेकिन बदला लेने की आग में वो इतना ज्यादा अंधा था, उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे लाकर जेनोस के लिए गोलम बनना चूज करा और अब वो जेनोस के पीछे पड़ा हुआ है। तो यानी कि ये बंदा है एस्टन। जेनोस को यही सब समझ में आ गया था, तो वो उन तीनों को बोलता है, ओए तीनों सुनो, यहाँ से जाओ, हम अभी भी लड़ सकते हैं जेनोस, तुम बस ऑर्डर दो। अरे नहीं, अब मैं बाकी सब संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ से इवैक्यूएट करो। मेरे टीचर ने काफी बार ये लाइन रिपीट करी थी, हीलर को कभी भी फ्रंट लाइन पर बैटल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल बैटल है, मुझे इसे खुद ही सेटल करना होगा। कार्मेलिया भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि सूरज उगने वाला था और कार्मेलिया एक घोस्ट है, तो सूरज उसके लिए डायरेक्ट एनिमी है। तो वो गोलम उठता है और जेनोस की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है और जेनोस भी जल्दी से उसके हाथों के हमले को डॉज करता है और इसी के साथ साथ अपने माना से जो वो स्कैल्पल बना रहा था उसे एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर उसके दोनों हाथों को काट देता है। अब बारी थी उसके सीधा चेस्ट की, जिसे की काटने के बाद जेनोस को दिखता है एस्टन, और एस्टन को देखने के बाद जेनोस सीधा उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। पहाड़ पे खड़ा वो इंसान ये देखकर हैरान हो जाता है, वाओ ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तुमने अपने पुराने टीममेट को हराया, आई मीन मारा, और वो भी बिना किसी हेजिटेशन के, तुम सचमुच बदल चुके हो जेनोस। लेकिन तभी उसे कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है और वो देखता है जेनोस बार बार उसके ऊपर हमला करे जा रहा था,
लेकिन इसी के साथ साथ वो एस्टन को हील भी कर रहा था, जिसकी वजह से मैजिकल स्टोन के जो छोटे छोटे टुकड़े एस्टन की बॉडी से अटैच्ड है, हर अटैक में वो उससे दूर जा रहे थे और एस्टन धीरे धीरे कर हील हो रहा था। लेकिन एस्टन के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो बार बार मरकर वापस से जिंदा हो रहा था। ज़ेनोस उसे बोलता है, सच बताओ तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और ये मेरी जॉब है। अब ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर अपने पूरी स्ट्रेंथ से हमला करता है और उसके मैजिकल स्टोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एस्टन अब उसके आगे जिंदा बैठा हुआ था। अब देखते ही देखते सूरज उग जाता है और सूरज उगने के साथ ही एस्टन ज़ेनोस के आगे सर झुकाकर माफी मांग रहा था। ज़ेनोस बोलता है, सर उठाओ एस्टन, देखो तुमने जो डिस्ट्रक्शन फैलाया है इसे ध्यान से देखो, देख लिया, अब एबिलिटी बूस्ट 10 टाइम्स आर्म स्ट्रेंथ और ये लो। ऐसा बोलने के बाद ज़ेनोस उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें क्यों हील कर रहा था? मुझे तो बस तुम्हें पीटना था और अब मैं तुम्हें जब तक पीटूंगा जब तक कि तुम बेहोश नहीं हो जाते। अब काफी देर के बाद एस्टन की आँख खुलती है और वो पूरा नंगा पुंगा वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके पास वो मैजिक नाइट आती है और बोलती है, एस्टन तुम्हें मैं अंडर अरेस्ट करती हूँ क्योंकि तुमने काफी सारे डिस्ट्रक्शन फैलाया है और तुम्हें जेल में ले जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ज़ेनोस ने मुझे एक मैसेज बोलने के लिए बताया था। तुम्हारी जो स्वॉर्ड थी जिसे कि तुमने अंडरग्राउंड लैबिरिंथ से लिया था, वो ज़ेनोस थोड़े दिनों के लिए बोरो कर रहा है ताकि वो उसे बेचकर यहाँ के इन घरों को ठीक करवा सके। एस्टन को रियलाइज होता है ज़ेनोस उसके साथ हमेशा से कितना अच्छा रहा है और उसने हमेशा सिर्फ ज़ेनोस को दुखी पहुंचाया है। अब उसके पास जब एक भी चीज लेफ्ट नहीं है तो उसे ज़ेनोस की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है और तभी वो अपने हाथों में देखता है जहाँ पर था एक गोल्ड कॉइन और ज़ेनोस ने ये इसे दिया था ताकि ये अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सके, जिसे देखने के बाद एस्टन रोने लग जाता है और इसी के साथ ज़ेनोस भी अपने घर पर वापस चला गया था, जहाँ पर जाते जाते वो काफी थक भी चुका था। तो स्लम की ये तीनों बॉसेस उसकी हेल्प करती है उसे घर पर पहुंचाने में। अब अगला दिन होता है और ज़ेनोस आराम से रिलैक्स कर रहा था, तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और ये थी कृष्णा, जो कि उसके लिए एक न्यूज लेकर आई थी। कृष्णा ने एस्टन से पूछताछ करी और उसने उस आदमी का पता लगाया जो कि अपने आप को गाइड के नाम से बुलाता है, उसी ने एस्टन का ये हाल करा था। जोफिया भी बताती है उसने ये नाम अंडरग्राउंड गिल्ड में सुना था, लेकिन वो हमेशा अकेले ही रहता था और इन लोगों ने उस गाइड के ठिकाने पर भी रेड मारी थी, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ। अब ये लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी ज़ेनोस बोलता है, बातचीत तो ठीक है लेकिन ये बता सकते हो तुम लोग इतनी दूर दूर क्यों बैठे हो, ये काफी ऑकवर्ड है। कृष्णा बोलती है, अबे ओए मैं रॉयल नाइट हूँ, मेरी भी कोई पोजीशन है, मैं इन डेमी ह्यूमंस के साथ क्यों बैठूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वैसे भी हम तुम्हें अपने साथ बिठाएंगे ही क्यों? ज़ेनोस ने बोलता है, अगर फाइट ही करनी है तो बाहर जाके करो, और वैसे भी मैं काफी थका हुआ हूँ। और अब उन्हें निकालने के बाद ज़ेनोस बैठा होता है। लिली उसके पास आती है और उसे बोलती है, ज़ेनोस मैंने देखा गोलम अटैक के बाद आप काफी ज्यादा थके थके लगते हो, तो क्या मैं? तभी वहाँ पर जोफिया आ जाती है और बोलती है, ओए ज़ेनोस मेरे पास एक प्रपोजल है, वो गोलम आया था ना जिसने तुम्हारी ऐसी कर दी थी, हाँ भाई, तो क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग चले ताकि तुम रिकवर हो सको। ज़ेनोस बोलता है, हाँ आइडिया तो अच्छा है, और जोफिया वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बाद लिंगा आती है और बोलती है, ज़ेनोस मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग में चले? ज़ेनोस उसे भी हाँ बोल देता है और लिली ये देखकर बिल्कुल ही रोने की हालत में हो जाती है, क्योंकि वो भी ज़ेनोस से सेम चीज पूछने आई थी। अब तभी वहाँ पर लोई भी आ जाती है और ज़ेनोस बोलता है, हाँ तुम्हें भी हॉट स्प्रिंग चलना है? अरे हाँ सही बोल रहे हो तुम, आइडिया अच्छा है, तो चलो चलते हैं। और इसी के बाद वहाँ पर कृष्णा भी आ गई थी, जो कि उससे सेम चीजें पूछने आई थी। ज़ेनोस उनके जाने के बाद सोचता है, आज सबको क्या हो रहा है, सभी को हॉट स्प्रिंग ही जाना है। कार्मेलिया भी नीचे आती है और बोलती है, चलो भाई पैकिंग कर लो, मैं भी चलूंगी हॉट स्प्रिंग, बहुत दिन हो गए वहाँ पर गए, लगभग 150 साल हो गए। और अब ये लोग आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग में और ये लोग मिक्स्ड बात कर रहे थे ज़ेनोस वाले पूल में। जोफिया भी आ जाती है। ज़ेनोस बोलता है, अबे ओए ये मेंस बात है, तो क्या हुआ, वैसे भी हॉट स्प्रिंग में हम अकेले हैं और हमने पूरे हॉट स्प्रिंग को खरीद लिया है, तो मैं जहाँ चाहे वहाँ ना होगी। तभी वहाँ पर लिंगा भी आ जाती है और ये दोनों लड़ रही थी कि तुम ज़ेनोस के पास क्या कर रही हो। और तभी लोई भी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अबे ओए क्यों लड़ रहे हो, ज़ेनोस को बॉडी वाली लड़कियां पसंद है, क्यों भाई ज़ेनोस? और अब इन तीनों में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। कृष्णा वहाँ पर आती है और वो भी लड़ने लगती है और अब ज़ेनोस काफी मुश्किलों से उन्हें वहाँ से भगाता है। अब ये लोग रात को अच्छे से एंजॉय करते हैं और जब अगला दिन होता है तो हॉट स्प्रिंग में एक एक्सप्लोजन होती है और वहाँ की एक कस्टमर भागते भागते वहाँ पर आई थी, जो कि देखती है यहाँ के कुक के हाथ जल चुके हैं। वो लड़की उन्हें बोलती है, मैं एक हीलर हूँ, मैं ट्राई करूंगी इन्हें हील करने का, और फिर वो उस पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन वो बोलती है, इतना सब कुछ इन्हें प्रॉपरली हील करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप इन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तभी वहाँ पर ज़ेनोस भी आ जाता है, जो कि उनसे पूछता है, हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? तब वो लड़की बताती है, इसको इंजरी हो चुकी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे रॉयल हॉस्पिटल में लेकर जाने में? ज़ेनोस उन्हें बोलता है, इतनी सी चोट के लिए
तुम हॉस्पिटल ले जाना चाहती हो, ये ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते एक छोटा सा हीलिंग स्पेल भी कास्ट कर जाता है। उस लड़की को लगता है जेनोस तो काफी रूड है, उसे ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तभी वो ओनर उठकर खड़ा हो जाता है। उस लड़की को समझ में नहीं आता कि ये बंदा कौन था जिसके के पास एक इतना हाईली रैंक्ड मैजिक था। तब वो वापस से अपने कॉलेज में जाती है जहाँ पर एक एलीट हीलर जो कि उसका मेंटोर भी था जिसका की नाम है बेकर, उसको ये सारी न्यूज रिपोर्ट करती है। बेकर उसे बोलता है अगर तुम सही बता रही हो तो हीलर एक काफी एक्सेप्शनल हीलर है और ऐसे हीलर हमारे टाउन में 10 से भी कम है। लेकिन कोई नहीं, अगर वो अपनी जिंदगी शांति से बिताना चाहता है तो हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। लेकिन तभी वो लड़की बताती है उस लड़के का नाम था जेनोस और उसने एक ब्लैक ओवरकोट भी पहना हुआ था। तभी ब्लैक ओवरकोट की बात सुनते ही बेकर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और बोलता है तो चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है आप उसे कैसे ढूंढने वाले हो। तब बेकर बोलता है जैसे तुमने उसकी प्रोफाइल बताई है वो एक स्लम में रहने वाला हीलर होगा, यानी कि एक अंडरग्राउंड हीलर। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जेंडा को जो कि अपने साथ बेकर को लाया था और वो बताता है जेनोस मैं रास्ते में चल रहा था तब मैंने इसे देखा, इसके मुंह से खून निकल रहे हैं। जेनोस उसे बोलता है जल्दी से इसे बेड पर लेटाओ और हाँ इससे दूर रहना, हो सकता है ये बीमारी कंटेजियस हो और कोरोना की तरह तुम्हें भी लग जाए। अब वो एनालाइज करता है और उसे पता चलता है बेकर को तो रेड लंग डिजीज है जो कि काफी ज्यादा कोविड-19 से मिलती जुलती है और ये भी सेम टू सेम एक पेंडेमिक थी जिसने की काफी सारे लोगों की जान ली है। जेनोस अब उसका अच्छे से डायग्नोसिस कर रहा था लेकिन तभी वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है। बेकर बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा डायग्नोस करा तुमने, एक अंडरग्राउंड हीलर हो ना। अच्छा सॉरी मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। हेलो मैं हूँ एक लाइट हीलर रॉयल हॉस्पिटल का और मेरा नाम है बेकर। जेनोस को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तब वो बोलता है अरे भाई मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, ये कोई रेड लंग नहीं है बल्कि ये तो मैंने खुद से एक फेक बीमारी बनाई है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे कि देखने के बाद बेकर बोलता है ओए उमिन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं, आपको पता भी है आपने क्या करा है, जल्दी से आप क्लिनिक चलो, आपने वो रेड लंग वाला वायरस ले लिया है बिना किसी प्रिकॉशन के। अरे वो मैंने वीक तो कर दिया था। लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलता है और समझ जाता है कि ये जो ड्रग उसने लिया था उसका असर काफी बेकार है लेकिन वो रेड लंग जितना सीरियस नहीं है। तो वो एक एंटीडोट ले लेता है और बोलता है अब इसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा। अब बेकर जेनोस को बताता है वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना कि एक कमाल का हीलर है जो कि ब्लैक ओवरकोट पहनता है, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि वो तो तुम हो, मुझे लगा और कोई था। जेनोस उसे बताता है ये ब्लैक ओवरकोट उसे उसके टीचर ने दिया था लेकिन जेनोस को उसके टीचर का नाम भी नहीं पता है। तो बेकर उसे बोलता है ओए जेनोस मेरे लिए एक जॉब करोगे रॉयल हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पर तीनों बॉसेस आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हारे घर के ऊपर एक रेड फ्लैग देखा, कार्मिलिया ने हमें सिग्नल दिया है, यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है। जेनोस इस लड़की को पीटना है क्या। तभी वो बोलता है तीनों स्लम बॉसेस वो भी एक साथ मुझे पीटने के लिए। अरे भाई लग रहा है मुझे प्रोफेशनल डील करनी पड़ेगी। तो सुनो जेनोस मेरे लिए एक काम करोगे, अगर तुमने वो काम करा तो तुम्हारा काफी फायदा होने वाला है। उमिन उन्हें बताती है ओए बॉसेस सुन लो पहले तो, जो तुम्हारे आगे खड़ा है ये इसी ने रेड लंग का क्योर ढूंढा था और तुम्हारी स्लम्स में फ्री में बांटा था, तो इससे थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। जेनोस उसकी इस फीट को सुनने के बाद हैरान हो जाता है। तो वो उसे बोलता है क्या सच में तुमने रेड लंग का क्योर ढूंढा था और उसी के साथ साथ तुम मेरे टीचर को भी जानते हो है ना, क्या तुम मुझे उनके बारे में और बताओगे। हाँ अगर तुम रॉयल हॉस्पिटल में आओगे तो मैं तुम्हें और डिटेल्स दे सकता हूँ, अदरवाइज भूल ही जाओ तुम। तो अब ये ऑफिशियल हो गया था कि जेनोस जाने वाला है रॉयल हॉस्पिटल में। तो अब अगले दिन जेनोस हॉस्पिटल की ड्रेस पहनने के बाद वहाँ पर एज अ स्टूडेंट जाता है। जेनोस इस जगह को देखने के बाद बोलता है ये कितनी बड़ी है, मैं इतनी बड़ी जगह में कभी नहीं आया। अब बेकर उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और वहाँ पर जेनोस देखता है काफी सारे मेडिकल की बुक्स रखी हुई है। तो बेकर उसे बोलता है तो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा टास्क बताता हूँ। हाँ तुम्हें ढूंढना है कुछ मिसिंग लोगों को, लेकिन ढूंढना मेरी स्पेशलिटी नहीं है। हाँ मुझे पता है, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम्हें बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जो कि करने के लिए तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना होगा ताकि तुम और ज्यादा कन्वीनियंटली इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको। तो जेनोस बोलता है इन्फॉर्मेशन तो मैं गैदर कर लूंगा लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पहचानता भी नहीं है। तब बेकर उसे बताता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी रिपोर्ट में ये लिखा है कि तुम अब्रॉड से आए हो और तुम इस एकेडमी के स्पेशल स्टूडेंट हो, तो क्या अब तुम काम करना स्टार्ट करोगे। अब जेनोस को उसके डोम में ले जाया जाता है। जेनोस वहाँ पर जाकर देखता है लिली वहीं पर है। तो उमिन उसे बताती है बेकर ने लिली को अप्रूव करा है और वो तुम्हारी बहन बनकर यहाँ पर रहने वाली है। लिली बोलती है बहन नहीं मैं इसकी वाइफ हूँ।
वाइफ नहीं सिस्टर हो तुम। और लिली मुंह बना लेती है। जेनस अब उसका थैंक यू बोलता है और रूमिन वहाँ से चली जाती है। तभी जेनस देखता है वहाँ पर कार्मेलिया भी आई हुई है। जेनस उसे बोलता है यहाँ पर ध्यान से रहना, आसपास काफी सारे हीलर है, कोई भी तुम्हें कभी भी एक्सरसाइज कर देगा। हाँ, जैसे कि मेरे को कोई भी एरा गहरा हीलर एक्सरसाइज कर सकता है, तुम ही स्पेशल हो जो कि मुझे एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ तो चलो मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे भी थोड़ा काम है, आखिर मैं कर्सिस की क्वीन जो हूँ। अब क्लासेस खत्म होती है और उमिन और जेनो कैंटीन में बैठे हुए थे। उमिन उसे बोलती है आज की क्लासेस कैसी गई। जेनस बोलता है कुछ नया ही नहीं था, ये सब तो मुझे ऑलरेडी आता है। उमिन बोलती है तुम वाकई में जीनियस हो, तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पर एकेडमी में टेस्ट दोगे तो तुम्हें हीलर का लाइसेंस भी मिल जाएगा और चाहो तो तुम एडवेंचरर भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिव्यू को पास करना होगा। और हाँ, हमारे इस इंस्टीट्यूशन में तुम एडवांस्ड हीलिंग मैजिक को भी सीख सकते हो। जानस उसे बोलता है वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे उस मिसिंग पर्सन के बारे में बताओ, थोड़ी डिटेल्स मिल जाती तो। तभी उमिन बताती है वो मेरा सीनियर है जिसका की नाम है एल्फ्रेड, वो एक सीनियर हीलर है और साथ ही साथ डेप्यूटी डायरेक्टर भी है। मिस्टर बैकर ने बताया था कि जो एल्फ्रेड है उसने बैकर की काफी ज्यादा हेल्प करी थी रेड लंग की वैक्सीन बनाने में। हाँ तो तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका की मुझे फायदा मिले। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है प्रोफेसर गोल्ड्रेन। गोल्ड्रेन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग का वाइस प्रेसिडेंट है और ये एक सीनियर हीलर है और इसकी क्लास होती है 7। जेनस बोलता है ये क्लास 7 का मतलब क्या होता है। तभी उमिन उसे एक्सप्लेन करती है क्लास 7 टॉप रैंक होती है जिसके की बाद इलाइट हीलर्स आते हैं। लेकिन जेनस को समझ में नहीं आता इसके चारों तरफ इतनी भीड़ क्यों है, और जबकि बैकर जो की एक इलाइट हीलर है उसके कमरे में तो बुक्स के सिवाय और कोई है ही नहीं। तभी उमिन उसे बताती है इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और लोग इसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी मानते हैं, तो इसी वजह से सभी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। और हाँ, तुम्हारी जो मैं लीड की बात कर रही थी वो है गोल्डन, तुम्हें उनके फैक्शन में रिक्रूट होना पड़ेगा। जेनस उसे पूछता है मुझे इसके फैक्शन में ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा। यमिन उसे बोलती है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ये तुम्हें अपने आप अपने फैक्शन में रिक्रूट कर लेगा। तभी वहाँ पर गोल्डन के एक फैक्शन का मेंबर आता है, इसका नाम है क्रैश, जो कि उन्हें हाई हेलो बोलकर चला जाता है। जेनुस भी अब उठकर वहाँ से चला गया था। अब हम जेनुस का थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो स्लम्स में रहा करता था वो हमेशा ट्राई करता था मरे हुए लोगों को जिंदा करने का। उसका मास्टर उसे हमेशा बोलता था तुम कभी भी मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। और जेनुस और उसका दोस्त मिलकर इसके मास्टर के अंडर हीलिंग मैजिक सीखा करते थे और इसके इस दोस्त का नाम है विलिट्रा। विलिट्रा और जेनुस मिलकर हीलिंग मैजिक सीखते थे, लेकिन विलिट्रा हमेशा जेनुस से एक कदम पीछे ही रहा करता था। अब जेनुस वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो क्लास में लेक्चर ले रहा था। जेनुस को झपकी आ रही होती है, तभी उनका टीचर बोलता है अरे यार बहुत हो गया बोरिंग लेक्चर, तुम में से कोई बता सकता है अगर तुम लोग एडवेंचर पे गए हो तो वहाँ पर तुम्हारी कोई अच्छी सी डिस्कवरी करी हो। तभी एक बंदा बोलता है हाँ सर, मैंने एक बार एक रेत को देखा था। तब उनका टीचर बोलता है वाओ व्हाट अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या तुम लोगों को पता है रेत जो होती है वो डंजन में सर्वाइव कर रही होती है और उसे हराना काफी मुश्किल होता है। एक पूरी की पूरी टीम लगती है एक रेत को मारने में, और ऐसा बोला जाता है जब भी तुम रेत को देखो तो वहाँ से उल्टे गली भाग लो और उसे हराने का कोई भी तरीका नहीं होता। हाँ तो दोस्तों, बाकी तुम लोगों में से और किसी के पास भी कुछ एक्सपीरियंस है जैसे कि किसी अनडेड से लड़ने का। तभी क्रैश खड़ा होता है और बोलता है जैसा कि आप लोगों को पता है मैं गोल्डन रिसर्च लैब का एक मेंबर हूँ और मैं काफी सालों तक एडवेंचरर भी रहा हूँ। मैंने एक बार 30 घोस्ट को अकेले ही हरा दिया था। सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, लेकिन क्रैश जेनुस को टारगेट करते हुए बोलता है अबे ओए स्पेशल ट्रेनी, हाँ तू तेरे पास है क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस। जेनुस मन ही मन सोचता है, जेनुस मन में सोचता है मैं तो हजारों लाखों गोश्त को अकेले हरा सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, छोटे बच्चों को भी खुश कर देना चाहिए। हाँ सर, मैं भी 30 गोश्त को अकेला हरा सकता हूँ। क्रैश बोलता है झूठ मत बोलो, लेकिन जेनुस बोलता है अरे यार 30 गोश्त को अकेले हराने में कितना ही टाइम लगना है, 1 से 2 मिनट। क्या 1 से 2 मिनट? तुम सच में झूठ बोल रहे हो। टीचर उन्हें बोलता है जेनुस क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने इतने सारे गोश्त कहाँ पर देखे थे। तो जेनुस उसे बोलता है जब मैं कमिंगटन में अंडरग्राउंड मेज में एडवेंचर कर रहा था तब वहाँ पर मैंने काफी सारे गोश्त को देखा था और मैंने अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें प्योरीफाई कर दिया था। उनका टीचर भी सोचता है अरे यार ये कौन सा स्टूडेंट आ गया है मेरे पास। अब क्रैश उठकर जेनुस के पास बैठ जाता है और सोचता है मैं इसका पर्दाफाश कर रहूंगा। अब क्लास में मैजिक सर्कल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जेनुस सोचता है अरे यार मुझे तो मैजिक सर्कल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। तभी टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है अब आकर एक एक करके अपने अपने मैजिक सर्कल्स दिखाओ जिसमें तुम परफेक्ट हो। क्रैश एक मैजिक सर्कल को ड्रॉ करता है और टीचर भी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है क्रैश तुम मेरे फैक्शन में ज्वाइन होना चाहोगे। अरे नहीं सर, मैं प्रोफेसर गोल्डन के फैक्शन में पहले से हूँ। और हाँ सर, ये जो स्पेशल ट्रेनी जेनुस है ना ये भी आना चाहता है, क्या
ये आ सकता है। और क्रेस ने सोचा था कि जेनोस की अब बेइज्जती होने वाली है। तो जेनोस आगे आता है और सोचता है मेरे मास्टर ने तो मुझे आज तक बस यही सर्कल बनाना सिखाया है। और फिर वो एक ऐसा सर्कल बना देता है जो कि आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। क्रेस हंसता है और बोलता है तुम्हें पता भी है ये तुमने क्या बना दिया। लेकिन उनका टीचर है वो हैरान हो जाता है और बोलता है अबे ओए ये तुझे किसने सिखा दिया। यहाँ पर इनफाइनाइट स्पाइरल है जो कि किसी के भी हीलिंग मैजिक को एम्पलीफाई कर देते हैं। क्या ये रीजनरेशन है? हाँ ये रीजनरेशन करने वाला मैजिक सर्कल है। लेकिन इस वाले सर्कल की मदद से सिर्फ हम एक फिंगर या फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटों को हील कर सकते हैं, वो भी रीजनरेशन की मदद से। लेकिन इस सर्कल को चलाने में काफी सारा माना यूटिलाइज होगा, है ना? नहीं, ये बिल्कुल थोड़ी सी माना से एक्टिवेट हो सकता है। और जेनोस उन्हें वो एक्टिवेट कर दिखाता है। उनका टीचर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है क्रेस तुम ऐसी तेजी कराओ। जेनोस तुम मेरे फैक्शन में आना चाहोगे? अरे नहीं सर, माफ करना मुझे। अब हम गोल्डरेन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट आया था। वो उसे बताता है सर मैंने अभी एक न्यूज सुनी है। हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल ट्रेनी आया है जो कि ये क्लेम करता है कि वो 30 गोस्ट को सिंगल स्पेल में प्योरीफाई कर सकता है। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है ये बहुत बड़ा काम है और हम बस इसी फीड की वजह से उस बंदे को अपने फैक्शन में एडमिट कर लेंगे। तुमने हमारे फैक्शन को समझ क्या रखा है। और तभी वहाँ पर आ जाता है एक दूसरा असिस्टेंट जो कि बोलता है सर अभी एक न्यूज आ रही है, काफी सारे अनडेड पीछे वो जो सिमेंट्री है ना, सुला सिमेंट्री, वहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। हाँ तो भेजो किसी को जो कि उसे हैंडल कर सके। और हाँ साथ ही साथ उस स्पेशल ट्रेनी को भी भेजना जो कि अनगोस्ट को अकेले एक मूव में हरा सकता है ना, जाओ भेजो उसे। और जेनोस तक ये न्यूज पहुंच जाती है। अब रात को जेनोस लिली और कार्मिलिया के साथ डिनर पर बैठा था। जेनोस उन्हें बताता है अभी वो अनडेड से लड़ने जाएगा। कार्मिलिया बोलती है अबे तुम मेरे भाई बहनों को मारने जा रहा है, जाओ मारो, वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब रात को खाना खाने के बाद सभी स्टूडेंट्स सिमेंट्री में आते हैं जहाँ पर वे अनडेड से लड़ने वाले हैं। यहाँ पर काफी सारे अनडेड होते हैं। अब ये लोग एक एक कर अपने हीलिंग मैजिक से अनडेड को मार रहे थे। क्रेस इन्हें लीड कर रहा था और उसने जेनोस को साइड में रहने के लिए बोला था। तभी इन लोगों को चारों तरफ से अनडेड ने घेर लिया और क्रेस को समझ में नहीं आता अब मैं इन्हें कैसे हराऊंगा। तभी जेनोस हाई हील का इस्तेमाल करता है और सारे अनडेड प्योरीफाई हो जाते हैं। और क्रेस उसका क्रेडिट खा जाता है और बोलता है देखा मैं बोल रहा था ना, मैं 30 से ज्यादा गोस्ट को अकेले हरा सकता हूँ। अमीन बोलती है अब जेनोस का था ये हीलिंग मैजिक, पागल हो चुकी हो क्या? एक स्पेशल ट्रेनी ऐसी चीज कैसे कर सकता है? ये तो एक हाई लेवल स्पेल है जो कि गोल्डन के कैपेबल मेंबर्स ही कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं यहाँ से। और अब ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी जेनोस उन्हें रोकते हुए बोलता है अभी सारे अनडेड नहीं मरे। और तभी वहाँ पर आ जाता है ज़ोंबी किंग। अमीन उसे बोलती है क्रेस जाओ, तुम तो बोल रहे थे ना तुमने इतने सारे गोस्ट को अकेले हराया है, अब इस ज़ोंबी किंग से भी भिड़ जाओ। क्रेस के तोते उड़ जाते हैं। मैंने तो मजाक में बोल दिया था, अब मैं ये कहाँ पर फंस गया। और जेनोस भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। क्रेस एक बंदे को बोलता है जाओ जाकर रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आओ, मैं इसे यहाँ पर होल्ड करता हूँ। और अब क्रेस उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन ज़ोंबी किंग साथ साथ रीजनरेट हो रहा था और अब वो क्रेस के पीछे पड़ जाता है और क्रेस काफी मुश्किल से उसके हमलों को डॉज कर पा रहा था। अमीन जेनोस को बोलती है जेनोस इस बार इस क्रेस की हेल्प मत करना, तुझे सीखने दो कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। जेनोस उसे बोलता है तुम ये तो कह रही हो लेकिन तुम खुद यहाँ पर हो ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको, है ना? तभी ज़ोंबी किंग क्रेस को दूर फेंकता है और क्रेस अपने आप को हील करता है। लेकिन वापस से ज़ोंबी किंग उस पर हमला करता है और अब हाथ में पकड़ लेता है। और जेनोस और उमिन देखते हैं कि क्रेस की काफी सारी हड्डियां टूट चुकी है और अब ज़ोंबी किंग उसे इससे पहले खा लेता। जेनोस आता है और अपने हीलिंग मैजिक से क्रेस को बचा लेता है और साथ ही साथ क्रेस हील भी हो चुका था। अब जेनोस वापस से अपने डोम में आ जाता है जहाँ पर जब कार्मिलिया को वो सारी बातें बताता है तो कार्मिलिया बोलती है लग रहा है वो ज़ोंबी किंग मुझसे मिलने आया था। दरअसल जो हम रैत होती है हम काफी पावरफुल होते हैं और जो कमजोर अनडेड होते हैं वो हमारे से नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं। तो क्या अब तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो? अरे नहीं, इससे तो मेरा फायदा ही हुआ है, मैं तुम्हें वापस से क्यों भेजूंगा? तुम्हें अपने साथ रखना ही सही डिसीजन होगा। अब अगले दिन की सुबह क्रेस को गोल्डन फैक्शन में बुलाया जाता है जहाँ पर उसका एक मेंबर क्रेस की तारीफ करते हुए बोलता है वाओ क्रेस, सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुमने अकेले उस अनडेड ज़ोंबी किंग को हरा दिया। लेकिन ऐसा कुछ मैंने जेनो के बारे में नहीं सुना, इसका की मतलब है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना? लेकिन फिर क्रेस बोलता है एक्चुअली वो मुझे एक चीज बतानी थी। दरअसल जिसने ज़ोंबी किंग को हराया था वो मैं नहीं बल्कि जेनोस था, मैंने अपनी आंखों से देखा। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो किसी का उद्धार नहीं रखता। अब बैकर जेनोस को अपने पास बुलाता है और बोलता है जेनोस कांग्रेचुलेशंस, गोल्डन रिसर्च लैब ने तुम्हें अपने पास बुलाया है, जाओ और जाकर उनके इंटरव्यू दो और उनका फैक्शन ज्वाइन कर लो। जेनोस बोलता है अरे यार अब ये इंटरव्यू भी होगा क्या? जिसके के बाद जेनोस गोल्डन
गोल्डन रिसर्च लैब में जाता है, जहाँ पर खुद प्रोफेसर गोल्डन उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा, तुम क्या कर सकते हो जेनोस? मैं तो बस हीलिंग कर सकता हूँ। क्या बस हीलिंग? लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में और ही कुछ खबर सुनी है। तुम्हें लग रहा है खुद की कैपेबिलिटीज बतानी नहीं आती और तुम हीलर की जॉब को काफी हल्के में नाप रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, हम ही इस किंगडम की बैकबोन है और जिस फैक्शन में तुम खड़े हो वो यहाँ का टॉप फैक्शन है। और अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम बदले में हमारे लिए क्या करोगे? तो लो, ये पेपर है, इसके ऊपर अपना मैजिक सर्कल बनाओ। जेनोस ऐसा ही करता है और जब गोल्डन उसके हीलिंग सर्कल को देखता है तो उसको जेनोस के अंदर कुछ नजर आता है और वो बोलता है, जहाँ तक मैं इस हीलिंग सर्कल को देख पा रहा हूँ, तुमने कोई फॉर्मल एजुकेशन रिसीव नहीं करी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हीलिंग मैजिक की तरफ काफी अच्छी नजर है और अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम एक दिन टॉप रैंकिंग हीलर बन सकते हो। और हाँ, कल से तुम लैब को ज्वाइन कर लेना। अब अगला दिन आता है और प्रोफेसर गोल्डन अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ पूरे कॉलेज का चक्कर लगा रहा था। दरअसल ये ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि ये अपनी पावर्स शो ऑफ कर सके और आने वाले प्रेसिडेंट वाले इलेक्शंस में खड़ा होकर मेजोरिटी से जीत सके। क्रैश जेनोस को बोलता है, अबे ओए, यहाँ पर क्या कर रहा है? चल के परेड में हिस्सा ले। जेनोस बोलता है, ये ऐसा क्यों करते हैं? तब क्रैश इसे सारी बातें समझाता है और जेनोस को ये काफी लेम आइडिया लगता है, लेकिन क्रैश बोलता है, हमें बस शो ऑफ नहीं करना होता बेटे, हम प्रोफेसर गोल्डन के स्पेशल पेशेंट से भी मिलते हैं जो कि काफी अमीर लोग होते हैं और अब हम देखने वाले हैं प्रोफेसर का वर्ल्ड फेमस मैजिक। जेनोस इस चीज को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो आगे भागता है तो वो नोटिस करता है गोल्डन अपने पेशेंट से बात कर रहा है जिसने की अपनी एंकल तुड़वा ली। तो गोल्डन उसके पैर को देखने के बाद, अबे 3 जने आ गया हो, और इसके बाद वो उन तीनों का लाइफ फोर्स इकट्ठा करता है, उसके पैर की एंकल को 1 ही मिनट में ठीक कर देता है। जेनोस ये सब देखकर वापस आता है और बोलता है, अब तुम मुझे बताओगे ये प्रोफेसर का कौन सा हीलिंग मैजिक था जिसमें कि मल्टीपल हीलर्स लगते हैं? अरे यार, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। दरअसल हमारे प्रोफेसर का स्पेशलिटी है हेल्थ ट्रांसफर मैजिक। ये किसी भी बंदे का माना और उसका लाइफ फोर्स इकट्ठा कर किसी और को हील कर सकते हैं। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जिन बंदों से उनका लाइफ फोर्स लिया जाता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम भी नहीं होती, क्योंकि एक नॉर्मल सी स्लीप के बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब ये लोग वापस से राउंड करने लग जाते हैं। क्रैश उसे बताता है, मेरा भी एक दिन सपना है कि मैं प्रोफेसर गोल्डन के किसी यूज आ सकूं ताकि वो मुझे डिनर में इनवाइट करे। डिनर? अब ये कौन सी बुलाए भाई? अरे यार बुद्धू, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। हमारे फैक्शन में जो टॉप मेंबर्स होते हैं, प्रोफेसर उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं डिनर के लिए और ये स्पेशल लोग होते हैं। और जब जेनोस बेकर के पास जाता है तो बेकर उसे बोलता है, अगर तुम गोल्डन के घर पर उसके डिनर तक पहुंच पाए तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। और फिर वो जब उठने लगता है तो काफी सारे कॉइंस नीचे गिर जाते हैं। तो बेकर उसे बोलता है, जेनोस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम इन कॉइन्स में से किसको सबसे पहले उठाओगे तो तुम किसे चूज करोगे? और अपना जवाब ध्यान से देना। जेनस बोलता है, मैं सभी को उठाने वाला हूँ, वो भी एक साथ। तभी उमिन वहाँ पर आ जाती है और बेकर को वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम रात को देखते हैं लिंगा को, जो कि जेनस के घर में घुस रही थी। वो यहाँ पर आई थी ताकि वो इस घर की साफ सफाई कर सके और जेनस के आने के बाद अपना इम्प्रेशन जमा सके। लेकिन वहाँ पर बाकी दोनों स्लम बॉसेस भी आई थी और अब ये लोग मिलकर पूरे ऑफिस को क्लीन कर देते हैं। अब अगला दिन होता है और जेनस देखता है क्रैश के हाथ में एक पपी है। जेनस बोलता है, अबे ये पपी किसका है? क्रैश उसे बताता है, ये नॉर्मल पपी नहीं है, ये खुद गोल्डन सर का पपी है और इसे वॉक पर लेकर जाना किसी प्रिविलेज से कम नहीं है। अगर मैं इसका ढंग से ध्यान रख सकता हूँ तो प्रोफेसर गोल्डन मुझे डिनर पर भी बुला सकते हैं और ये सबसे ज्यादा नोबल जॉब है। अबे साफ बोलना, तू उसका पर्सनल असिस्टेंट है और प्रमोशन के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी गोल्डन फैक्शन का वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाता है जिसका की नाम है मिस्टर बोन्स। ये बंदा एक नशेड़ी है जो कि हमेशा नशे में रहता है और वो उस कुत्ते को देखकर भड़क जाता है और बोलता है, ये कितना भद्दा दिखता है और तुम ये क्या घटिया सी जॉब कर रहे हो, तुम गोल्डन के कोई नौकर वो करो क्या? और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़कर एक बोतल को उस पपी की तरफ फेंकता है जिससे कि क्रैश के हाथों से उसकी शीट छूट जाती है और फिर वो दौड़ते दौड़ते सीधा एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। क्रैश उसे जल्दी जल्दी हील करने लगता है, लेकिन ये इनफ नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी पर अभी भी स्कार्स थे और गोल्डन को स्कार्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब क्रैश को हो सकता है इस फैक्शन से निकाल दिया जाए। तब जेनोस आगे आता है और हाई हील का इस्तेमाल करता है। क्रैश को लगा था ये भी इसके स्कार्स को नहीं मिटा सकता, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है
जो पपी था वो बिल्कुल नया बन चुका था और जेनोस उसे वहाँ से उठाकर लेकर चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं गोल्डन को, जो कि अपने ऑफिस में वापस से आया था। उसका असिस्टेंट बोलता है, सर आपके मुंह पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही है, क्या लॉर्ड फ्लैनेल के साथ आपका वो डिनर अच्छा नहीं गया? गोल्डन बोलता है, अपने कम से कम रखो। और हम देखते हैं डिनर का सीन, जहाँ पर वो लॉर्ड गोल्डन को बोलता है, मेरी बेटी के मुंह पर एक स्कार हो चुका है जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो ओड फेस का केस है। ओड फेस प्रोफेसर, क्या आप इस बीमारी के लिए कुछ कर सकते हो? लेकिन गोल्डन को ये काफी ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि वो जो लॉर्ड है वो एक रॉयल्टी है, और अगर गोल्डन उसकी बेटी की सर्जरी करेगा तो उसके मुंह पर अगर स्कार छूट गया तो फिर ये लॉर्ड हो सकता है गुस्से में आकर इसे प्रेसिडेंट बनने में भी सपोर्ट ना करे। लेकिन अगर इसने वो सर्जरी सक्सेसफुल परफॉर्म कर ली देन इसका प्रेसिडेंट बनना गारंटीड है। तब गोल्डन के आगे दो चॉइसेस थी, क्योंकि गोल्डन को इतनी टेंशन थी तो फिर उसका मन कर रहा था कि वो अपने उस पपी के साथ खेले, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। रास्ते में मिस्टर बोन मिलता है, जो कि उसे बोलता है, अपने पपी को ध्यान से देखना, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। गोल्डन उसे बोलता है, अगर तुम्हारा इस चीज में हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे मेरी तरफ क्यों आ रहा है? वो जो तेरा असिस्टेंट था ना, उसने उसे ऑलरेडी हील कर दिया है। तब गोल्डन वहाँ से चला जाता है और फिर जाकर अपने पपी से मिलता है, जो कि बिल्कुल तरीके से ठीक था। गोल्डन देखता है कि एक छोटा सा स्कार भी नहीं था, तो वो अपने मन में सोचता है, क्या वाकई में हमारे फैक्शन में एक ऐसा हीलर है जो कि स्कार भी नहीं छोड़ता? वो तो उस सर्जरी में काम आ सकता है। तो अब हम अगले सीन में क्रैश को देखते हैं, जो कि जेनोस के आगे भीख मांग रहा था। अरे भाई प्लीज मेरे साथ उस सर्जरी में चल लो। भाई कौन सी सर्जरी यार, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे भाई लग रहा है तुम्हें नहीं पता, तुमने उस पपी को हील करा था ना और कोई भी स्कार नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से प्रोफेसर गोल्डन को लग रहा है मैंने ही उस पपी को हील करा है और मुझे वो एक रॉयल्टी की सर्जरी में लेकर जाना चाहते हैं। अगर मैं वहाँ पर गया और मेरे से स्कार छूट गया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार। जेनोस बोलता है, हाँ भाई सोचूंगा मैं। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, जो कि उनके लिए चाय लाई थी। क्रेस देखता है, लिली यहाँ पर ये छोटी बच्ची क्या कर रही है? मैं दरअसल जेनोस की बहन हूँ। वाओ जेनोस, तुम्हारी कितनी क्यूट सिस्टर है। लिली क्यूट वाली बात सुनकर शर्मा जाती है और जेनोस के पास चली जाती है। क्रेस बोलता है, अबे मेरे से मत डरो, मैं भी तुम्हारा भाई जैसा ही हूँ, तो मेरी भी छोटी बहन हो, मुझे ऐसा घटिया बिग ब्रदर नहीं चाहिए, मेरे लिए जेनोस ही बहुत है। अरे यार यहाँ पर भी। अब थोड़ी देर बाद जेनोस, क्रेस और गोल्डन लॉर्ड फ्लैनल के मेंशन में जाते हैं, जहाँ पर लॉर्ड फ्लैनल उसे बताता है वो दरअसल जो मेरी बेटी है शार्लेट, वो उस सर्जरी को करवाने के लिए मना कर रही है और उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया है, प्लीज आप भी कुछ कर सकते हो। तो फ्लैनल उसे शार्लेट के रूम के बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर सबसे पहले फ्लैनल उसे मनाने की कोशिश करता है, बेटा मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है, तो मैं सच बोल रहा हूँ, इस सर्जरी के बाद तुम्हारे मुंह पर एक भी स्कार नहीं छूटेगा। गोल्डन भी आगे आता है और बोलता है, हेलो मिस, मेरा नाम है गोल्डन और मैं रॉयल हॉस्पिटल का एक मेंबर हूँ। क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं आपकी कंडीशन को ट्रीट कर सकता हूँ? लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और बोलती है, अगर गलती से भी एक छोटा सा स्कार भी छूट गया तो मेरी पूरी 7 नोबल फैमिलीज में बेइज्जती हो जाएगी। क्रेस साइड में प्लान बनाता है, अगर वो इसे मना लेगा और सर्जरी परफॉर्म कर देगा तो हो सकता है ये लड़की क्रेस से इम्प्रेस होकर उससे शादी कर ले और फिर ये क्रेस भी नोबल्टी बन जाएगा। तो क्रेस आगे जाता है और उस लड़की को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे दूर भगा देती है। एक छोटा सा असिस्टेंट मेरे को मनाएगा क्या? भागो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा मर्डर करूं। अब बस जेनोस की बारी बची थी, तो जेनोस भी आगे जाता है और बोलता है, हेलो शार्लेट मेरी बात सुनोगी? फिर से कोई आ गया, भागो भाई यहाँ से, मेरे को किसी असिस्टेंट से बात नहीं करनी। जब तुम्हारा मास्टर ही कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या ही कर लोगे? तो जेनोस उसे बोलता है, मैं तुम्हें कोई मनाने नहीं आया हूँ, समझी लड़की? अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करवानी है तो ठीक है, हम नहीं करने वाले, और वैसे भी वो जो तुम्हें बीमारी हुई है वो तुम्हें जान से नहीं मारेगी, लेकिन जल्दी ही थोड़े दिनों में तुम्हारा फेस एक ओल्ड लेडी की तरह बन जाएगा, जबकि तुम्हारी एज यंग रहेगी। तो चॉइस इज योर, सर्जरी करवाओ या फिर मत करवाओ। गोल्डन जेनोस की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, अरे ओ ये क्या कर रहा है, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। तभी हम देखते हैं शार्लेट ने दरवाजा खोल दिया है और वो बोलती है, क्या सच में मेरा मुंह एक ओल्ड लेडी की तरह हो जाएगा? गोल्डन भी झूठ बोल देता है, हाँ सच में, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरी आप एक बूढ़ी अम्मा बन जाओगे। है क्या मैं क्या करूँ? मुझे एक बूढ़ी औरत नहीं बनना, तो आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई मेरे मुंह पर एक कट भी मारे, और मुझे दर्द से तो बहुत डर लगता है, तो मैं सर्जरी तो नहीं करवाने वाली। वो लॉर्ड भी उसे मनाने लग जाता है, देखो बेटा जो प्रोफेसर है वो एक सबसे इलाइट हीलर है, ठीक है, अगर उन्होंने तुम्हें हील करा है तो स्कार नहीं छूटने वाला। हाँ तो ये गारंटी दे सकते हैं इस बात की? जब तक आप लोग गारंटी नहीं दोगे तब तक मैं ये सर्जरी नहीं करवाने वाली। और ऐसा बोलकर शार्लेट वहाँ से भाग जाती है और गोल्डन वापस से जेनोस को उसके पास भेजता है। शार्लेट एक जगह खड़ी थी जहाँ पर काफी सारी बर्ड्स थी। जेनोस भी वहाँ पर आता है और वो उसे मनाने आया था। जेनोस बोलता है,
तुम्हारी एक बर्ड को चोट लगी है, और इसके बाद वो उसे हील कर देता है और वो बर्ड वापस से उड़ने लगती है। शार्लेट बोलती है तुम्हें पता है वो बर्ड इंजर्ड हो चुकी है और अब वो कभी उड़ नहीं पाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी अब किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी में नहीं जा सकती इस कार की वजह से। लेकिन तभी वो देखती है वो बर्ड उड़ पा रही है और उसे जेनोस की एबिलिटीज पर भरोसा होता है, तो वो सर्जरी करने के लिए मान जाती है। अब सर्जरी को अरेंज करा जाता है तो गोल्डन क्रेस को बोलता है क्रेस तुम करोगे सर्जरी, और हाँ स्कार मत छूटने देना। क्रेस बोलता है अबे ओए जेनोस मेरे को तो सर्जरी करनी आती नहीं है। जेनोस से बोलता है घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा और अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं टेक ओवर कर लूंगा। हाँ तुमने बड़ी सर्जरीज करी तो थी यार, आज से लगभग 7-8 साल पहले जब मैं 6 साल का बच्चा था। कोई नहीं मैं तुम्हारी बात मानूंगा, कम से कम कुछ ना सही से कुछ तो सही। तब ये लोग सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं। जेनोस देखता है ये लोग आयरन से बने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेनोस तो हमेशा माना से स्कैल्पेल को बनाता था। तो अब क्रैश पॉइंट नंबर 3, 7 और 10 पर एक कट लगाने वाला होता है, लेकिन तभी जेनोस उसे रोककर एक स्कैनिंग कर बताता है तुम्हें वहाँ पर कट नहीं लगाना, इसके जो फेस की ग्रोथ है वो हो रखी है 2, 6, 9 और 10 पर। जाओ जल्दी से वहाँ पर कट लगाओ। इसके बाद क्रैश वैसे ही करता है। जेनोस उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और क्रैश उसे अच्छे से फॉलो कर रहा था। तभी वे देखते हैं जो ओल्ड फेस है उसकी जो रूट्स है वो काफी अंदर तक घुसी हुई है, और यहाँ से अगर ये इस नस को काटेंगे तो थोड़े दिनों बाद वो वापस से ग्रो हो जाएगी और लड़की कभी ट्रीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये इसे जड़ से उखाड़ेंगे तो इसकी अपीयरेंस हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि इसका फेशियल स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो गोल्डन बोलता है हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जड़ से मिटाएंगे तो ये बीमारी वापस आ जाएगी, अदरवाइज वो लॉर्ड हमारी ऐसी तैसी कर देगा और मैं प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाऊंगा। वे इन सारी चीजों को सोच ही रहे होते हैं, तभी जेनोस आगे आता है और उसे जड़ से उखाड़ देता है। तभी गोल्डन चिल्लाता है और बाहर वो लॉर्ड आता है और पूछता है हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे मेरे इडियट असिस्टेंट ने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करा और उसने मैडम की नर्व्स काट दी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अपने हेल्थ ट्रांसफर मैजिक से उसे रिपेयर कर सकता हूँ। पर उनका फेस अब हमेशा वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज आएगा। लेकिन जेनोस उन्हें बोलता है रुक जाओ, बस फेस को पहले जैसा करना है ना वो मुझ पर छोड़ दो। जेनोस उन्हें बोलता है टेंशन मत लेना सर या लॉर्ड जो भी हो तुम, मैं आपकी बेटी को वापस से पहले जैसा कर दूंगा। और इसके बाद वो सर्जरी को परफॉर्म करता है और थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म हो गई थी और शार्लेट अपना चेहरा देखने के बाद काफी खुश हो जाती है। फाइनली मेरा प्यारा सा चेहरा मेरे को वापस मिल गया, मजे आ गए डैडी। जिसके बाद शार्लेट अपने पापा से जेनोस के बारे में पूछती है और वो जेनोस से काफी इम्प्रेस भी हो गई थी। अब जेनोस डॉक्टर बेकर के रूम में साफ सफाई करवा रहा था, तभी क्रैश उसके पास आता है और बोलता है भाई तुम्हें पता है आज हमारे लिए एक गुड न्यूज है, प्रोफेसर गोल्डन ने हमें अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाया है। और अब फाइनली जेनोस का एक और मकसद पूरा हो गया था। तो रात को गोल्डन फैक्शन के सारे इंपॉर्टेंट बंदे प्रोफेसर के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें स्पीच देता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारे प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह प्रेसिडेंट बनेगा तुम्हारा ये अपना गोल्डन, क्योंकि मेरे पास मोर देन इनफ वोट्स है और इसी के साथ साथ लॉर्ड फ्लैनल का भी फुल सपोर्ट। तो फिर तुम लोग भी जो भी इस पार्टी में प्रेजेंट हो मैं उन्हें एक अच्छी पोजीशन पे लाने की कोशिश करूंगा। अब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जेनोस का फोकस था यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। तो वो मिस्टर बोन्स के पास जाता है और मिस्टर बोन्स बोलता है हाँ भाई कौन है तू? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। लास्ट डिनर पार्टी में एक एल्फ्रेड नाम का बंदा यहाँ पर आया था ना, है ना? हाँ वो लड़का रिसर्च लैब से, मुझे याद है वो मेरे लिए थोड़ा पानी भी लेकर आया था। तो आपने उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज नोटिस करी? नहीं जहाँ तक मैंने सोचा है, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ वो एक काफी अच्छा बच्चा था और अब मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जेनस बोलता है इसे सच में कुछ याद नहीं है, लेकिन लिली बताती है इसे सच में सब कुछ याद ही है, वो तो बस हमें इसे मनाना आना चाहिए। जिसके के बाद लिली काफी सारी वाइन्स की बोतलें ले आती है और फिर मिस्टर बोन्स को पिलाने लगती है। कार्मेलिया ने लिली को सिखाया था दारू के नशे में इंसान हमेशा सच ही बोलता है, तो वो उसे काफी ज्यादा पिलाने लगती है। मिस्टर बोन्स ने इतनी पी ली थी कि वो अब अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। तब लिली बोलती है अगर हमें इससे अब बात उगलवानी है तो आपको एल्फ्रेड वाला वो पूरा सिनेरियो रिक्रिएट करना होगा, जाओ जाकर प्रोफेसर के लिए पानी लेकर आओ। लेकिन तभी मिस्टर बोन्स जेनस को देखकर बोलते हैं गोल्डन तुम जल्दी ही हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट बनने वाले हो और इसी के साथ साथ एक नोबिलिटी भी तुम्हारे साथ है, तुमने वो सब अचीव कर लिया जो तुम उस रात चाहते थे। कौन सी रात की बात कर रहे हो? अरे मेरे मजे मत लो, 13 साल पहले तुम्हें पता है मैंने और तुमने क्या करा था, क्या हुआ था 13 साल पहले? मुझे मत बताना कि तुम भूल चुके हो। अरे यार 13 साल हो गए है ना, तुम मेरे दिमाग थोड़ा मतलब
नहीं रिकॉल कर पा रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। लग रहा है तुम सच में बेवकूफ हो। वो एक्सप्लोजन वाला दिन तुम कैसे भूल सकते हो, जिस दिन के बाद से लॉर्ड फ्लैनेल ने तुम्हें रॉयल हॉस्पिटल में एक अच्छी पोजीशन दिलवाई थी। और ऐसा बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जेनोस और लिली उसे वहीं पर छोड़कर वापस से रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर कार्मेलिया उनके पास आती है और फिर थोड़ी देर की बात के बाद वो उन्हें उस एक्सप्लोजन के बारे में बताती है, लेकिन उसे स्पेसिफिक्स नहीं पता थे। वही दूसरी तरफ हम स्लम्स में देखते हैं जेनोस के क्लिनिक में जोफिया और बाकी दोनों बैठी होती है। तभी जोफिया का भाई वहाँ पर आता है और बोलता है मुझे एक इंजरी हुई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन जेनोस वहाँ पर नहीं होता, तो जोफिया डिसाइड कर दिया है कि वो जेनोस के उस इंस्टीट्यूट पे जाएगी, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का केस है और जेनोस अपने पेशेंट को कभी भी मरने नहीं देगा। अब कार्मेलिया जेनोस को बताती है मैंने ये सुना है 13 साल पहले की वो एक्सप्लोजन की वजह से गोल्डन की पूरी पोजीशन ही चेंज हो गई थी। उससे पहले वो एक नॉर्मल हीलर था, लेकिन जब से उसने लॉर्ड फ्लैनेल की जान बचाई है तब से वो इस अकेडमी में एक अच्छी पोजीशन में आ गया। जेनोस बोलता है लग रहा है उस एक्सप्लोजन में लॉर्ड घायल हुए थे, जिसके की बाद गोल्डन ने उन्हें हील करा, जिसकी वजह से वो एक अच्छी पोजीशन पे आए, है ना। अब इन लोगों के आगे सब कुछ साफ साफ था। लग रहा है गोल्डन ने किसी को सेक्रीफाइस करा था फ्लैनेल को जिंदा रखने के लिए, और मिस्टर बोन्स ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था, तो इसी वजह से उसने इस बेवड़े को भी अपना सेक्रेटरी बना रखा है। अब तभी बाहर लड़ाई हो रही होती है और हम देखते हैं उमिन को, जो कि गार्ड्स से पूछ रही थी कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन वो उसे रोकते हैं क्योंकि इसके पास इन्विटेशन नहीं था। तभी वहाँ पर तीनों स्लम्स की बॉस जोफिया के भाई के साथ आ जाती है और जेनोस देखकर हैरान हो जाता है कि जोफिया का भाई काफी ज्यादा इंजर्ड है और अब उसे हील करना ही होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है। तो वे लोग मेंशन के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिसके बाद गोल्डन काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ये लोग स्लम से आए थे। पर जेनोस सीधा वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो गोल्डन उसे रोकता है, लेकिन जेनोस नहीं मानता और सीधा वहाँ से कूदकर उनके पास जाता है। क्रैश सोचता है जेनोस ही है जिस बंदे ने आज तक मेरी हेल्प करी है, मुझे भी उसकी हेल्प करने जाना होगा। तो ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से भाग जाता है। गोल्डन बोलता है कितने बेवकूफ लोग थे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी। अब जेनोस उसे जल्दी से हील कर देता है और क्रैश बोलता है जेनोस अगर मेरे लिए भी कुछ काम हो तो बताओ, मैंने भी तुम्हारी तरह उस फैक्शन को छोड़ दिया है। अबे ओए तुम्हें ये ऐसा करने के लिए किसने बोला था? जोफिया उसे पूछती है ये लड़का कौन है? तब जेनोस बोलता है ये मेरा छोटा भाई है। अब अगले दिन जेनोस बेकर के कमरे में जाता है, जहाँ पर बेकर उसकी इन स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड था। बोलता है थैंक यू जेनोस, तुम्हारी वजह से वो 13 साल पहले वाली मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी है और इसी के साथ साथ मेरे पास मोर देन इनफ प्रूफ है उसे इस पोजीशन से हटवाने का। अब बस तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें शाम तक का वेट करना पड़ेगा ताकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लूँ। अब शाम को ये सभी लोग बढ़िया पार्टी कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। क्रैश काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था। भाई तुम एक अंडरग्राउंड हीलर हो और तुम डेमी ह्यूमंस को ट्रीट करते हो, तुम्हारा तो फ्यूचर सेट है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ? इकलौते गोल्डन के फैक्शन में से भी मुझे निकाल दिया गया। I mean, मैं तुम्हारी वजह से निकल गया, अब मेरा क्या होगा? अब पीते पीते ये सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन जेनोस तैयार होता है वहाँ से जाने के लिए, और जाने से पहले उमिन उसे रोकती है और बोलती है डॉक्टर बेकर ने मुझे बोला था तुम्हें ये चीज देने के लिए जिससे कि उनकी शर्त खत्म हो जाए और तुम अपने उस मास्टर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान सको। लेकिन इस फोटो में था डॉक्टर बेकर, जिसके की चारों तरफ इंस्टीट्यूट के सभी हीलर बेहोश हुए पड़े थे। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब गोल्डन अपनी पार्टी में सबको इनवाइट करता है और सारे लोग खुशी खुशी इंजॉय कर रहे थे। गोल्डन भी काफी खुश था क्योंकि इतने सालों बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट बनने वाला है। वो याद करता है 13 साल पहले की वो रात जिस दिन एक एक्सप्लोजन में लॉर्ड घायल हो गए थे, तो उसने आसपास के और घायल लोगों का लाइफ फोर्स इकट्ठा करा और लॉर्ड को जिंदा कर दिया, जिसकी की वजह से लॉर्ड फ्लैनेल तो जिंदा बच गए, लेकिन आसपास का कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया और इसी को मिस्टर बोन्स ने रिकॉर्ड कर दिया था। अब तभी बेकर उसके पास आता है और वो इसके लिए एक वाइन की बोतल को लाया था। गोल्डन बोलता है तो फाइनली तुम होने वाले प्रेसिडेंट की नजरों में अपनी इमेज बनाने आए हो, है ना? अब गोल्डन आकर सभी लोगों को एड्रेस करता है और हम देखते हैं जेनोस को, जिसके की हाथ में वो इमेज थी जिसमें की गोल्डन सभी लोगों को सेक्रीफाइस करते हुए लॉर्ड फ्लैनेल की जान बचा रहा था। और तभी हम देखते हैं इस तरफ सभी लोग पॉइजन की वजह से जमीन पर गिर गए थे। गोल्डन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फ्लैनेल उसे बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारी ड्रिंक में मैंने पॉइजन मिलाया हुआ था, लेकिन सबसे कम तुम्हारी ही ड्रिंक में है ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं, और तुम आने वाले 2 घंटों के ही मेहमान हो। इस स्टंट से तुम करना क्या चाहते हो? लग रहा है तुम भूल गए, ऐसे ही कुछ 13 साल पहले भी हुआ था ना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे आगे भोले मत बनो। मिस्टर बोन्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वैसे भी उनका मुंह खुलवाने के लिए मुझे चाहिए थी एक दारू की बोतल और थोड़ा सा वक्त, जो कि मुझे मिल गया, और ये रही
वो फोटो। तो प्रोफेसर 13 साल पहले वाला वो सिनेरियो वापस से आ चुका है। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम इन लोगों में से किस किस की लाइफ सेक्रीफाइस कर कर किस किस की जान बचाना चाहते हो। क्या तुम अपनी जान बचाओगे या फिर उस लॉर्ड फ्लैनल की? देखो ऐसा कुछ नहीं है। 13 साल पहले सभी लोग ऑलरेडी मर ही चुके थे या फिर वे मरने वाले थे। झूठ फिर झूठ, तुम्हें पता नहीं है। उन लोगों में मैं और मेरी फियोन्से भी थी जो कि तुम्हारी उस घटिया हरकत का हिस्सा बने। तुमने जबरदस्ती हमसे हमारे लाइफ फोर्स छीन लिया। मैं तो जिंदा बच गया लेकिन मेरी फियोन्से उसे तुमने सेक्रीफाइस कर दिया ताकि तुम इन फ्यूचर प्रेसिडेंट बन सको। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें वो बनने दूंगा? तभी गोल्डन उसके आगे गिड़गिड़ाता है और बोलता है मुझे पता है अगर तुमने पॉइजन बनाया है तो उसका एंटीडोट भी बना होगा। प्लीज मेरे को ऐसे पनिश मत करो, मुझे वो एंटीडोट दे दो। उस पॉइजन को पी लेता है और बोलता है लो भाई खेल को और इंटरेस्टिंग करते हैं, मेरे पास एंटीडोट है। अब मैं चाहूँ तो अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ या फिर तुम मेरे मरने का वेट कर कर मेरे से एंटीडोट लेकर अपनी जान बचा सकते हो। तो तुम क्या करने वाले हो? तब गोल्डन आगे आता है और सभी का लाइफ फोर्स इकट्ठा करता है। तो बैकर उसे बोलता है तो तुम्हारी नजरों में सभी लोगों की जो लाइफ है वो एक समान नहीं है, तुम बस अपने आप को हील करने वाले हो। और क्या मैं इन सभी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? और वैसे भी अब तो मैं एक प्रेसिडेंट भी बन चुका हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को क्यों सेक्रीफाइस करूँ? अब तभी वहाँ पर आ जाते हैं जेनोस, उमिन और क्रेस। जेनोस उसे बोलता है बैकर तुमने इन सबको पॉइजन करा, लेकिन ऐसा क्यों करा? हमें आज तक यही पढ़ाया गया है कि हर एक लाइफ इक्वल होती है। 13 साल पहले मैं और मेरी फियोन्सी हम एक रूकी हीलर थे। हमने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी थी कि हम लोगों को सेव करेंगे, लेकिन उस रात उस एक्सप्लोजन में हम दोनों भी लपेटे में आ गए, जिसके की बाद इस बैकर ने मेरी फियोन्से से उसका लाइफ फोर्स खींच लिया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं इससे हमेशा से उस बात का बदला लेना चाहता था। जब मैंने जेनोस को हायर करा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वाकई में क्या, और अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। क्रेस उसे बोलता है आप सही कर रहे हो डॉक्टर बैकर, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसा ही कुछ करता, लेकिन ये गलत है। इनोसेंट लोगों को भी इस बीच घसीटना, आप एक हीलर हो, आप लोगों की जान नहीं ले सकते। तभी जेनोस क्रेस को रोकता है और बोलता है डॉक्टर बैकर आपने उस दिन मेरे आगे एक चॉइस रखी थी, मैं उन कॉइन्स में से किसको उठाऊंगा? तो मैं सबको उठाऊंगा, यही मेरा आंसर था और आज भी सेम आंसर है। जिसके की बाद जेनोस सभी के ऊपर हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। बैकर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। जेनोस एक नॉर्मल हील स्पेल से सबको हील करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर बैकर देखता है एक्चुअल में जेनोस कर रहा है सभी के ऑर्गन्स को हील, लेकिन जो उनके शरीर का पॉइजन है वो वापस से उनके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है और जेनोस उनके ऑर्गन्स को वापस से हील कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। इसका मतलब है ये टेस्ट है एंड्योरेंस की, या तो पॉइजन इनके ऑर्गन्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा या फिर जेनोस खुद इनके ऑर्गन्स को हील कर देगा। क्योंकि जेनोस को पॉइजन को रिमूव करना नहीं आता तो जेनोस को यही करना पड़ रहा है। अब उमिन और क्रेस भी उसकी हेल्प करने लगते हैं और बैकर को अपनी चॉइस पर पछतावा होता है। अब सभी लोग सेव हो गए थे सिवाय गोल्डन के। तो गोल्डन बोलता है जेनोस मुझे भी सेव करो, मुझे भी बचा लो। तभी उसके फैक्शन के मेंबर्स कुछ बात कर रहे थे। वे बोल रहे थे हम बेशक भी होस्ट थे लेकिन हम फील कर सकते थे कि गोल्डन हमारा लाइफ फोर्स इकट्ठा कर कर अपने आप को हील कर रहा है और हमें सेक्रीफाइस। अब सभी लोगों की नजरों में गोल्डन की असलियत सामने आ गई थी। तो जेनोस बोलता है गोल्डन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मरने दूं तो लो इतने पैसे मुझे दो, क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर जो हूँ और ये एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है मेरे को एक बार हील कर दो, उसके के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और लॉर्ड फ्लैनल भी उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। अब थोड़े दिन बाद सब कुछ शांत हो जाता है और बैकर एक जेल में होता है। कृष्णा एक अरेंजमेंट करती है जिससे कि जेनोस और उमिन बैकर से बात कर रहे थे। उमिन बोलती है बैकर आप कभी भी किसी को पॉइजन नहीं कर सकते, क्या वाकई में आपने उन्हें पॉइजन करा था? अरे वो एक्चुअली मैं लोगों को पॉइजन करना नहीं चाहता था, मैं तो बस 13 साल पहले वाला वो सिनेरियो बनाना चाहता था जिसके के बाद बैकर सच्चाई उगल दे। और जो ड्रग मैंने बनाया था वो तो मैंने लोगों को पैरालाइज करने के लिए बनाया था, लेकिन जब मैंने उसे खुद पिया तो मुझे पता चला मैंने एक गलती कर दी, ये ड्रग अब पॉइजन बन चुका है और मेरे हिसाब से ये गलती करी थी एल्फ्रेड ने। तो इसका मतलब आप गलत तो नहीं हो, है ना? मैं गलत तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरी गलती है और मैं मुझे मिलने वाली हर एक सजा को कबूल करने वाला हूँ। तो जेनोस वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो बैकर उसे बोलता है जेनोस एक लास्ट वर्ड है, जेनोस ये लास्ट वर्ड है, तुम इसे प्लीज सुनकर जाओ। अब क्योंकि तुमने एल्फ्रेड के उन प्लान को खराब कर दिया है तो वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा, तो तुम तैयार रहना। अब हम देखते हैं एल्फ्रेड को, जो कि वही बंदा होता है जिसने की उस दिन स्लम्स में गोलम को छोड़ा था। और अब फाइनली जेनोस भी वहाँ से चला जाता है सीधा स्लम्स की तरफ, जहाँ पर सभी लोग उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ हमारे एनीमे भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई नो इसका जो पार्ट है वो काफी लेट आया है, आई एम सॉरी भाई, मैं इसे अपलोड करना भूल गया था, लेकिन इसका अगला एनीमे जल्दी ही आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हाँ सायोनारा।